हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करना है या फिर हम रिसोर्सेज का यूज़ इस तरीके से करें कि एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना पहुँचे। इसके साथ साथ ही जो रिसोर्सेज आज मौजूद है, आज की प्रेजेंट जनरेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट की पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज मौजूद है वो कल भी मौजूद रहे, फ्यूचर जनरेशन को भी वो रिसोर्सेज मिले, फ्यूचर जनरेशन को भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो इसीलिए हम चीज़ों का क्या करें, सस्टेनेबल यूज़ करें। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक उसी तरह सस्टेनेबल फार्मिंग या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम इस तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं कि एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना पहुँचे, इसके साथ से लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन हो सके और नेगेटिव इम्पैक्ट जो एनवायरनमेंट पे होता है वो बहुत ही कम हो सके। ठीक है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो प्रैक्टिसेस है वो इम्प्लाई करें एग्रीकल्चर में। ठीक। इसके साथ साथ ही इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल तीनों जो कॉन्सेप्ट है, इन तीनों के बीच में बैलेंस बना रहे, क्योंकि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि बैलेंस बना रहना चाहिए। एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक तीनों जो फैक्टर्स हैं, तीनों के बीच में अगर बैलेंस बना के आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को फुल्ली क्या कर रहे हैं, सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में हम और बातें देखते हैं कि क्या क्या इसकी बेनिफिट्स हैं, नीड क्यों है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, या फिर लिमिटेशंस क्या क्या है इसकी। ठीक है। तो देखिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इन अ वे दैट इज एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल, इकोनॉमिकली वायबल एंड सोशली इक्विटेबल। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो हमारी एनवायरनमेंट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्वायरमेंट को हम हार्म ना पहुंचाएं, पॉल्यूट ना करें। ठीक, ये होगा। उसके साथ इकोनॉमिकली वायबल, सबको इकोनॉमिकली बेनिफिट भी हो और सोशली इक्विटेबल इक्विटेबल भी हो, मतलब जो बेनिफिट्स हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की वो इक्विटेबल हो, सबको समान रूप से बेनिफिट मिल सके। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये होता है। ठीक, कि एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो उसमें, उसके साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल जो एस्पेक्ट है वो भी बैलेंस्ड रहे। नेक्स्ट है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैन बी डिफाइंड एज प्रोड्यूसिंग फूड एंड लाइवस्टॉक ओवर द लॉन्ग टर्म विथ मिनिमल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। फूड और लाइवस्टॉक का जो प्रोडक्शन है वो क्या करें, लॉन्ग टर्म पर हो, बहुत लॉन्ग टर्म तक हो, उसके साथ ही जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो क्या हो, मिनिमल, बहुत ही कम हो सके। तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट फॉलोज अदर सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस where the long-term health of ecosystem and society are taken into consideration। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है अदर जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होते हैं उन्हीं की तरह ही लॉन्ग टर्म हेल्थ जो इकोसिस्टम का है वो भी हमें मेंटेन करके चलना होता है, और जो सोसाइटी की जो वेलबींग है उनको भी कंसीडर करता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ये वही एग्जांपल हम यहाँ फिर से डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए कोई एक फार्मर है, बहुत बड़े रेंज पे एग्रीकल्चर करता है, और क्या करता है, उन्होंने कई सारे लेबर्स रखे हुए काम करने के लिए। तो क्या होता है उसमें कि वो जो अपना फार्म है, जो भी खेती कर रहा है, तो वो ऑर्गेनिक तरीके से करता है, सस्टेनेबल तरीके से करता है, बायो कंपोस्ट वगैरह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करता है। तो इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है। इसके साथ जो उन फार्म में जो लेबर्स काम करते हैं वो उनको क्या करता है, फेयर वेज देता है, जो उनकी मजदूरी है तो उस सैलरी उनकी जो ठीक ठाक देता है उन्हें। इसके साथ साथ ही अगर कोई केमिकल वगैरह का यूज़ नहीं होता है तो उनकी हेल्थ पे भी कोई क्या होता है, असर नहीं होता है। तो इससे क्या हुआ, अगर
केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ किया जा रहा है, तो एनवायरनमेंट को कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो एनवायरमेंटल वाला फैक्टर भी कंसीडर हुआ। इसके साथ साथ ही जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, तो उनकी हेल्थ बेनिफिट को भी और उनकी अच्छी सैलरी अगर उन्हें मिल रही है, वेज उनका मिल रहा है, तो उनका जो सोशल और इकोनॉमिक तीनों चीज़ क्या हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है, तब वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वो है। ठीक, एक साथ ही अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल देखें कि मान लीजिए कोई एक है, कोई पर्सन क्या करना चाहता है, कोई इंडस्ट्री खोलना चाहता है, मान लीजिए कोई केमिकल इंडस्ट्री खोलना चाहता है, तो केमिकल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए उसने क्या किया कि जंगल था उसको साफ कर दिया, लकड़ियाँ वकड़ियाँ कटवा दी उसने, और उसके साथ साथ ही वहाँ पे जो रहने वाले ट्राइबल पीपल हैं उनको वहाँ से उसने हटवा दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चीज़ नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो केमिकल फैक्ट्री सेटअप हो रही है, तो वैसे ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। इसके साथ से डिफॉरेस्टेशन हुआ, तो वो भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, और जो ट्राइबल पीपल वहाँ पे थे उनको हटवा दिया गया वहाँ से, तो ये सोशली और इकोनॉमिकली दोनों तरीक़ों से क्या है, चीज़ सब कुछ इम्बैलेंस्ड है, तो वो चीज़ सस्टेनेबल कंसीडर नहीं की जाएगी। तो सस्टेनेबल जब आप इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल तीनों चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं, तभी वो चीज़ क्या होती है, सस्टेनेबल होती है। ठीक, और नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं कि द आइडिया इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज टू बी कंजर्व वाटर, लेसन पेस्टिसाइड्स, fertilizer use, promote biodiversity in crops and livestock and prevent soil erosion। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या क्या आइडिया इम्प्लाई किया जाता है, वाटर को कंजर्व करना, उसके साथ ही पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का यूज जितना हो सके उतना कम करना, बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करना, उसके साथ साथ क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक का क्या करना, प्रमोट करना, और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना। तो ये सब कुछ क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कुछ आइडियाज़ हैं जो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गोल्स क्या क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। देखिए, जो प्राइमरी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उसका क्या है कि फूड और फाइबर सिक्योरिटी हो, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में। ठीक है, उसके साथ साथ अदर जो गोल्स है वो क्या है, पहला एंश्योरिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड एनकरेजिंग एंड बायोडाइवर्सिटी। जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको एंश्योर करना है कि वो बढ़िया हो, उसके साथ में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, नर्चर करना। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन। जो भी इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, इकोलॉजिकल कंडीशंस में बायोटिक एबायोटिक सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, तो उनको क्या करना, इम्प्रूव करना, और पॉल्यूशन को जितना हो सके उतना प्रिवेंट करना। ठीक, इसी के साथ साथ मतलब इन्हीं प्रैक्टिसेस को अपनाकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किया जाता है। नेक्स्ट है कंज्यूमिंग लेस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जितना हो सके उतना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ को कम करना। उसके बाद सपोर्टिंग रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, जो रूरल पीपल है उनकी इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को भी क्या करना, बेटर बनाने की कोशिश करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का गोल है। इसके बाद इन्हेंसिंग द क्वालिटी ऑफ फार्मर्स हेल्थ, राइट्स एंड लाइफ इन जनरल। फार्मर्स की जो हेल्थ है, लाइफ की जो उनकी क्वालिटी है, उसको भी इन्हेंस करना, ठीक करना, बढ़िया करना। उसके बाद रेजिंग पीपल्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों के बीच में एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अवेयरनेस है वो बढ़ाना। तो ये सब कुछ क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के फार्मिंग के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी को मेज़र कैसे किया जाता है, बेसिकली हम इसको ये भी कहते हैं कि 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये 3 पिलर्स कौन कौन से हैं, एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक, यही तीनों हैं। तो देखिए, द कॉन्सेप्ट रेस्ट ऑन 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कवरिंग द इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल स्फीयर्स। तो इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल तीन पिलर्स हैं हमारे किसके, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के। सबसे पहला डिस्कस करते हैं द एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल मतलब एग्री इकोलॉजिकल। तो जो एनवायरमेंटल स्केल है, फॉस्टर्स अ नेचर फ्रेंडली अप्रोच इन फार्मिंग with the least pollution and consumption of non-renewable resources। तो जो इकोनॉमिक जो स्केल है वो हमें ये कहता है कि
जितना हो सके उतना नेचर फ्रेंडली अप्रोच को हम अप्लाई करें, बढ़ावा दें फार्मिंग में, जिससे पॉल्यूशन जितना हो सके उतना कम हो और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कंजप्शन जितना कम हो सके हम उतना करें। तो इन्वायरमेंटल मतलब एनवायरनमेंट को ये कंसीडर करता है। उसके बाद सोशल, तो जो सोशल स्केल है, cares about people providing enough food for our planet's population and fair employment and development for local communities। तो जो सोशल स्केल है वो किस लिए एम करता है कि सबके लिए इनफ फूड मिल सके, जितने भी लोग हैं प्लेनेट पे सबको, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सके ताकि लोकल जो कम्युनिटीज़ है उनका भी डेवलपमेंट हो सके। तो सोशली ये सोसाइटी के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक स्किल्स एंश्योर्स द फार्मिंग बिजनेस वायबिलिटी एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो इकोनॉमिक स्किल पे क्या है कि फार्मिंग जो हम कर रहे हैं तो उससे क्या हो, एफिशिएंसी उसकी बढ़े, प्रॉफिट जो है वो भी इंक्रीज हो। तो ये तीनों चीज़ है। एनवायरमेंट जो एनवायरमेंट को कंसीडर करता है, दूसरा सोशल जो सोसाइटी में जो बेसिक चीज़ है कि सबको फूड मिल सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो ताकि जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनका भी डेवलपमेंट हो सके। उसके साथ साथ इकोनॉमिक स्केल पे क्या है कि एफिशिएंसी और प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो सके फार्मर की। तो ये जो तीनों स्केल है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, वो क्या है, सब इंटरकनेक्टेड है। कैसे? जो साइट स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन है, मतलब एक साइट पे आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करता है, सेव ग्रोवर्स रिसोर्सेज, जो ग्रोवर का रिसोर्स है उसको बचाता है। मतलब अगर बढ़िया फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं जिससे आपको बार बार फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो जो ग्रोअर है, जो फार्मर है, उसके रिसोर्सेज को बचाता है। ये क्या है, ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, कंट्रीब्यूट टू नेचर प्रोटेक्शन। इससे क्या होता है, नेचर का प्रोटेक्शन भी होता है। मतलब अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल चीज़ों का क्या होता है, दोनों का बढ़िया चलता है। तो क्या होता है, दोनों में तीनों में बैलेंस बना के रखता है और तीनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कौन कौन से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं उसको देखते हैं हम। तो देखिए, कॉमन जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है क्रॉप्स को, अलग अलग तरह की क्रॉप्स को अलग अलग सीजन में रोटेट किया जाता है ताकि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो अगर लॉस हुई है तो फिर से आ जाए, बढ़िया हो जाए सॉइल। तो क्रॉप रोटेशन, planting legumes after nitrogen dependent crops such as corn to replenish nitrogen to the soil। क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, जो सॉइल नाइट्रोजन है वो रिप्लेनिश हो जाती है, फिर से आ जाती है। तो ये एक प्रैक्टिस अपनाया जाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। उसके बाद है ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या किया जाता है, ड्रिप इरिगेशन का कई सारा फ़ायदा होता है। एक तो फालतू का वाटर लॉस नहीं होता है, वाटर वेस्ट नहीं होता है, फिर रन ऑफ नहीं होता है जो टॉप सॉइल होती है। तो इससे क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन भी बचता है हमारा, ठीक होता है। तो ड्रिप इरिगेशन, रनिंग ऑफ ट्यूबिंग टू डायरेक्ट वाटर टू द रूट्स ऑफ इंडिविजुअल प्लांट टू प्रिवेंट वाटर लॉस एंड वेस्ट। ठीक, तो ड्रिप इरिगेशन भी एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। उसके बाद है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है कि हम जो केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उनसे हार्म होता है। एक तो नेचर को भी हार्म होता है, सॉइल को भी हार्म होता है, फिर क्या होता है कि एफिशिएंसी भी उसकी कम होती है। इसके साथ साथ जब हम उसको कंज्यूम करते हैं, एनिमल या ह्यूमन कोई भी, तो उनको हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। तो इसके लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है। इसमें बायोलॉजिकल जो पेस्टिसाइड है उनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि लेडी बग्स वगैरह हो गई, सीजनल प्लांटिंग हो गया, मैकेनिकल मीन्स के द्वारा पेस्टिसाइड्स को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट, प्लांटिंग कवर क्रॉप्स। तो कवर क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं कि तो सॉइल इरोजन को रोकते हैं। तो जैसे क्लोवर हो गया, राई हो गया, अल्फाल्फा हो गया, ये प्लांट किए जाते हैं हार्वेस्टिंग के बाद ताकि जो सॉइल इरोजन है उसको बचाए सके, वो सॉइल को कवर करके रखते रहें। ठीक है। उसके बाद स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, ग्रोइंग फूड ऑन स्मॉलर लोकल फार्म्स इंस्टीड ऑफ लार्ज फैक्ट्री फार्म्स। तो ये सब क्या है, कुछ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है जो प्रैक्टिस की जाती है। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जैसे पॉलीकल्चर, मतलब कई तरह के क्रॉप्स ग्रो करना, फिर क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ स्टॉक एंड क्रॉप्स, मतलब जानवरों और जो क्रॉप्स हैं उन सबको दोनों एक साथ ही
प्रैक्टिस करना, इंटर क्रॉपिंग, अलग अलग तरह की क्रॉपिंग, मल्चिंग, कंजर्वेशन टीलेज, यूजिंग बायोफ्यूल्स एंड ज़ीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट, एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट दोनों साथ साथ जब किया जाता है कि मान लीजिए यहाँ पे फॉरेस्ट ट्रीज रहती हैं और बीच में क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर किया जाता है। तो ये सारी कुछ क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस है जो प्रैक्टिस की जाती हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, हमें ज़रूरत क्यों है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, हम जो कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर का वो क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से हमें कई सारे फ़ायदे हैं, जो बेनिफिट में भी हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन होता है हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से। तो जो हमारी सस्टेनेबल होती है तो ये क्या करती है, सॉइल को, वाटर को और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में मदद करती है। और जो इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर का, अगर एग्रीकल्चर का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इकोसिस्टम का तो उसको कम करने में मदद करती है, और इसीलिए हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की नीड है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। Sustainable practices can help reduce greenhouse gas emissions and adapt to changing climate condition। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से क्या होता है कि जो प्रैक्टिसेस हम करते हैं अलग अलग तरह की, उनसे जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस होता है वो बहुत ही कम होता है। इससे क्या होता है, क्लाइमेट कंडीशन जो है वो थोड़ी कम होंगी। ठीक, क्लाइमेट चेंज होता है वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करता है, और ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा कारण है किसका, क्लाइमेट चेंज का। तो जब एमिशन कम होगा तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज भी नहीं होगा, कम होगा। नेक्स्ट है रिसोर्स एफिशिएंसी। तो क्या है, इट प्रमोट्स द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड एनर्जी, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड कॉस्ट। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो भी एनर्जी है, वाटर है या फिर एनर्जी है, उसका एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए सस्टेनेबल यूज़ को प्रमोट किया जाता है। और इससे क्या होता है, वेस्ट और कॉस्ट में दोनों में रिडक्शन होता है। मतलब वेस्ट, अगर फालतू में पानी वेस्ट हो रहा है तो वो कम होता है, वेस्ट अगर एनर्जी वेस्ट हो रही है तो वो कम होता है, और जो कॉस्ट है, पैसा भी है, वो भी बचता है हमारा। नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी क्या है कि इट एंश्योर्स द फ्यूचर जनरेशंस विल हैव एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। तो जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है वो ये इंश्योर करती है कि फ्यूचर जनरेशन को भी सेफ न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल ही यही होता है कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो। तो लॉन्ग टर्म पे प्रोडक्शन किया जाता है इस तरीके से कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी जो है वो बनी रहे, इसीलिए ये फूड सिक्योरिटी को भी क्या करता है, इंश्योर करता है, और इसीलिए नीड है हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। उसके बाद है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होती हैं वो फार्मर्स की इनकम को और लिवलीहुड को क्या करती है, इम्प्रूव करती हैं, जिससे रूरल इकोनॉमिक जो है वो थोड़ी स्टेबल होती है और बढ़िया होती है। उसके बाद है हेल्थ बेनिफिट्स। तो हेल्थ बेनिफिट्स कैसे होगा, क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, हम केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हेल्थियर फूड हमें, फूड प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, तो हेल्थ बेनिफिट भी होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, और इसीलिए हमें इसे प्रैक्टिस करना चाहिए। हम नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट्स और हायर लिमिटेशन क्या है। ये चीज़ भी जो अपने नीड और इम्पोर्टेंस में देखिए वो भी बेनिफिट के अंडर ही आएगा, तो आप वो पॉइंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए बेनिफिट या एडवांटेज बात करें हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, तो जो 3 एस्पेक्ट हैं, इकोनॉमिक, सोशल और इसका एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उन तीनों एस्पेक्ट को पूरा करता है। कैसे? तो सबसे पहले इकोनॉमिक बेनिफिट देखते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है। तो लोअर एक्सपेंसेस विद प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक्स। तो खर्चा है वो थोड़ा कम आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। यहाँ पे प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक के द्वारा, प्रिसीजन फार्मिंग क्या होती है, जब हम टेक्नोलॉजी टूल्स की मदद से जब फार्मिंग करते हैं तो वो प्रिसीजन फार्मिंग होती है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जो लोअर एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब जब खर्चा उतना नहीं होता है प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक को अपना के जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट है।
उसके बाद है फूड सिक्योरिटी थैंक्स टू इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्रॉप प्रोडक्टिविटी जब बढ़ती है, यील्ड ज़्यादा होगा तो फूड सिक्योरिटी थोड़ी और मजबूत रहेगी। जब यील्ड ज़्यादा होगा तो लोगों में फूड की कमी नहीं होगी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये भी एक इकोनॉमिक बेनिफिट है। उसके बाद सेव्ड एनर्जी टू रिस्टेनिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल व्हेनेवर फिजिबल। तो क्योंकि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ इसमें कम करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, तो हम फॉसिल फ्यूल्स को भी क्या करते हैं, बचा के रखते हैं। तो ये भी क्या है, ये सब इकोनॉमिक बेनिफिट है। उसके बाद सोशल स्फीयर की बात करें कि सोशली कैसे बेनिफिट देता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो देखिए बेटर सैलरीज फॉर लोकल कम्युनिटीज़, जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं उनको थोड़ी बढ़िया सैलरी मिलती है। उसके बाद सोशल इक्वालिटी, जो भी बेनिफिट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का तो वो सबको मिलता है, तो सोशली इक्वालिटी होती है। पब्लिक हेल्थ थैंक्स टू मिनिमल केमिकल कंटामिनेशन, केमिकल कंटामिनेशन कम होता है तो हेल्थ इश्यूज भी उतने नहीं होते, तो पब्लिक हेल्थ भी बढ़िया रहती है। तो ये सब क्या होता है, सोशली जो बेनिफिट है वो है। उसके बाद इकोलॉजी एनवायरनमेंट को कैसे बेनिफिट पहुंचता है, तो नेचुरल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी एंड क्रिएट्स क्लोज टू नेचुरल कंडीशन फॉर लाइफ स्टॉक। उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन में असिस्ट करता है, सॉइल इरोजन को बचा के, न्यूट्रिएंट डिप्लीशन को बचा के। उसके बाद वाटर कंटामिनेशन और एयर पॉल्यूशन को भी कम करता है, रोकता है, और सेव्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बचाता है। तो जो तीनों एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल, तीनों एस्पेक्ट में हमें बेनिफिट पहुंचाता है कौन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और यही इनका क्या है, बेनिफिट है। वो जो इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट है आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेजेस की बात करें कि फ़ायदा तो इसका है, लेकिन डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस क्या क्या हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। तो पहला है हायर इनिशियल कॉस्ट। शुरुआती में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इनिशियल कॉस्ट इसका बहुत ज़्यादा रहता है, पैसा भाई ज़्यादा लगेगा। उसके बाद है स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स, क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम अलग अलग थोड़ा टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने के लिए एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी होनी, इकोलॉजी के बारे में जानकारी होनी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स चाहिए होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद है पोटेंशियली लोअर यील्ड। यील्ड जो होती है वो थोड़ी कमी है, प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम मिलती है इसमें हमें कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल मेथड से, तो ये भी एक इसका लिमिटेशन है। हर केस में नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ केस में ऐसा होता है। उसके बाद है ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड से क्या मतलब है कि देखिए इतने सालों से कन्वेंशनल जो है, ट्रेडिशनल हम एग्रीकल्चर जो है वो फार्मर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अचानक से अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तो प्रैक्टिस करने नहीं लगेंगे। तो ये जो ट्रांजिशन फेज़ है कन्वेंशनल से सस्टेनेबल की तरफ जाने का, वो थोड़ा ज़्यादा है, टाइम लगेगा, ठीक। तो ये भी इसका लिमिटेशन है। उसके बाद है मार्केट लिमिटेशन। तो मार्केट लिमिटेशन भी यही है कि क्योंकि फार्मर्स को क्या है कि थोड़ा ये शिफ्टिंग है, वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और धीरे धीरे फार्मर्स उसके बारे में जानेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बेनिफिट होगा तो उससे प्रैक्टिस करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। तो मार्केट लिमिटेशन में है कि जो टेक्निक्स वगैरह है, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है, तो मार्केट में वो चीज़ें इतनी अवेलेबल भी नहीं है, तो ये भी इसका लिमिटेशन है। और टाइम एंड लेबर इंटेंसिव। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेबर इंटेंसिव भी है, बहुत मेहनत वाला काम है, लेबर्स की ज़रूरत होगी। तो ये सब कुछ क्या है, लिमिटेशंस है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, ठीक है। लेकिन लिमिटेशन के अलावा फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं। हमारी नेचर कंजर्व रहेगी, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज लॉन्ग टर्म पे इंश्योर्ड रहेंगे कि हाँ मौजूद रहेगा। तो ये हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का टॉपिक